बात यह है कि जब भी सिंधु 2 जैसी कोई घटना होगी, चीन पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्थन करेगा, क्योंकि पाक चीन ने लगातार यह रुख अपनाया है कि हम पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताओं के लिहाज से मैं चाहता हूं कि भारतीय पक्ष यह सोचे कि चीन की मदद से वे भारतीय सेना के मुकाबले कहीं अधिक सक्षम होंगे। इसलिए उन्हें वास्तव में किसी और परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें परमाणु परीक्षण क्यों करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और इसके अलावा वे अपने बढ़े हुए भू राजनीतिक दर्जे को परमाणु परीक्षण करके क्यों खतरे में डालेंगे? और चीनी खुश नहीं होंगे, रूसी खुश नहीं होंगे और अमेरिकी भी खुश नहीं होंगे। और आज ये तीनों महाशक्तियां हैं, उनके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं, पाकिस्तान के इन सभी के साथ अच्छे संबंध हैं। ये सब खतरे में नहीं डालेगा। अब ट्रंप के मुद्दे पर वापस आते हैं तो सवाल यह है कि ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के बारे में इस तरह क्यों बात की है। अब देखिए, जब वह मीडिया से परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे तो काफी घुमा फिराकर जहां तक उनके ऊर्जा सचिव क्रिस राइट का सवाल है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आदेश दिया है वह सिस्टम परीक्षण का है। यही आदेश दिया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि वे अपने कुछ सिस्टम्स पर काम करना चाहते हैं, जैसे डिलीवरी सिस्टम्स, प्रोपल्शन सिस्टम्स। यही आदेश दिया गया है। तो फिर ट्रंप ने यह सब क्यों कहा? मेरे आकलन में मैं केवल एक ही कारण सोच सकता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वह यह है कि अब वे अपनी विदेश नीति में सीधे तौर पर 2 अन्य महाशक्तियों यानी चीन और रूस के साथ संवाद कर रहे हैं। शायद वह अपने घरेलू दर्शकों को यह संदेश देना चाहते थे कि देखिए, मैं इन परीक्षणों को करके उनसे ताकत की स्थिति में बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि वे भी परीक्षण कर रहे हैं और यह स्पष्ट बना रहे हैं कि यह किस प्रकार का परीक्षण है। क्या यह परमाणु परीक्षण है या यह परमाणु हथियारों की डिलीवरी के लिए सिस्टम का परीक्षण है? और निश्चित रूप से उनकी अपनी सोच भी थी। और मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि पाकिस्तान की सेना जो पीएलए के साथ लगातार संपर्क में रहती है, उसने भी वहां से कई विचार अपनाए हैं। अब राष्ट्रपति पुतिन की बात करें तो राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कई नई क्षमताओं की घोषणा की है। संक्षेप में ये क्षमताएं हैं अवांट गार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसे आईसीबीएम पर लगाया जाएगा और इसकी गति मैक 27 है। यह मूल रूप से एक ग्लाइड व्हीकल है, जिसका मतलब है कि यह नियर स्पेस में संचालित होगा। नियर स्पेस वह क्षेत्र है जो 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है, क्योंकि 100 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष है। तो यहां एक नई परत जोड़ी गई है। और इसी तरह उनके पास जिरकॉन भी है, जो उनका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैक 9 की गति और उनके स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित है, तो यह भी उसी हाइपरसोनिक स्पेस में संचालित होगा जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था। तो यह पारंपरिक क्षमता की वह अतिरिक्त परत है जो जोड़ी गई है। और निश्चित रूप से उन्होंने पोसाइडन न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन के बारे में भी बात की, और उन्होंने कहा कि पोसाइडन के बारे में कहा जाता है कि यह समुद्र में 1000 मीटर की गहराई तक जा सकता है, क्योंकि यह एक अंडर वाटर ड्रोन है। और ध्यान दें, जब हम गहराई की बात करते हैं तो आमतौर पर हम लगभग 300 मीटर की बात करते हैं, लेकिन यहां हम 1000 मीटर की गहराई की बात कर रहे हैं, यानी काफी गहराई में। फिर उन्होंने भी, राष्ट्रपति पुतिन ने उल्लेख किया, ब्रूस विनिक, मेरी उच्चारण के लिए क्षमा करें, जो एक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है, और इसका परीक्षण 14,000 किलोमीटर की दूरी पर 15 घंटे की अवधि में किया गया था। और इसमें परमाणु संचालित प्रणोदन है। बिल्कुल, इसका परीक्षण किया गया और परीक्षण सफल रहा। तो दोनों ही मामलों में, पोसाइडन के मामले में भी यह परमाणु संचालित प्रणोदन था, जिसका अर्थ है कि इससे रूस की रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह 21वीं सदी के लिए रणनीतिक क्षमता होगी। ध्यान रहे, और भी क्षमताएं हैं, लेकिन अब रूसियों ने, जैसा कि मैंने कहा, इसे जोड़ लिया है। मैं दोहराता हूं, अब उनके पास हाइपरसोनिक ऊंचाइयों पर पारंपरिक हथियार हैं, और फिर उनके पास परमाणु वॉरहेड्स के साथ रणनीतिक हथियार भी हैं। अब पीएलए ने भी इसी तरह की चीज की है। हम जानते हैं कि पीएलए के पास भी विश्वसनीय हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और विश्वसनीय हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। और इसके अलावा उन्होंने फोर्ब्स का सफल परीक्षण भी किया है, जो कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है। यह अगस्त 2021 में किया गया था, और इसका मतलब यह था कि एक रॉकेट की मदद से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को उठाया गया। वह अंतरिक्ष से बाहर निकलकर निचले थोबार्ट में लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया, और फिर
पृथ्वी में पुनः प्रवेश किया, जहां से वह पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर हमला कर सकता था। तो यहाँ बात यह है कि फोब के इस प्रदर्शन के द्वारा, जिसे उस समय अमेरिका के शीर्ष जनरल मार्क मिले ने स्पुतनिक जैसा क्षण कहा था, उन्होंने यह दिखाया कि पारंपरिक ट्रायड डिलीवरी सिस्टम के बजाय, जो कि सामान्य बात है, जब हम ट्रायड की बात करते हैं तो हम एयर डिलीवरी सिस्टम, लैंड डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइलें और समुद्र की बात करते हैं। उन्होंने इसमें एक और जोड़ा जिससे यह क्वाड बन गया। अब वे फोर्ब्स की बात कर रहे थे, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन दोनों देशों ने यह सबक सीख लिया है, इसलिए यह प्रासंगिक है, खासकर जब बात 3 महाशक्तियों की हो या 2 महाशक्तियों की, जो कि रूस और चीन है। अब मैं भारत और पाकिस्तान की बात करना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का उल्लेख किया है। अब आइए इसे समझते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, समान सिद्धांत है। तो दोनों के पास अमेरिकी या ब्रिटिश अवधारणा थी, नाटो की रणनीति और रणनीति की अवधारणा थी। बस यही उनके पास था। तो आप या तो रणनीति अपना रहे हैं या आप युद्ध कौशल अपना रहे हैं, और इसी तरह उन्होंने युद्ध लड़े हैं। उदाहरण के लिए, पहला युद्ध लड़ा गया था कश्मीर का पहला युद्ध, जहां पाकिस्तानी सेना ने महसूस किया कि संख्या के लिहाज से वे भारतीय सेना से काफी कम थे। तो हमें पता है कि उन्होंने पहले युद्ध में अनियमित सैनिकों का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद 1 जनवरी 1948 को आईएसआई का गठन किया गया, और आईएसआई के मुख्य कार्यों में से एक था अनियमित सैनिकों का उपयोग करना और भारतीय सेना के मुकाबले संख्या की कमी को पूरा करना। और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद अपना परमाणु परीक्षण किया, और इसका उद्देश्य युद्ध के रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना था। अब जहां तक संचालनात्मक, माफ कीजिए, जहां तक संख्या का सवाल था, अब संख्या बराबर हो गई थी। मैं इसे युद्ध का संचालनात्मक स्तर कहता हूं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सैन्य साहित्य में वे वास्तव में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि युद्ध के संचालनात्मक स्तर पर पाकिस्तानी भारतीय सेना के बराबर आ गए थे, और इसके 2 कारण हैं, 2 प्रमाण हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा कहता हूं। पहला कारण यह है कि जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े, 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, पहली सैन्य रेखा बनाई गई थी। 1 जनवरी 1949 को, जिसे सीज फायर लाइन कहा गया था, वह सैन्य रेखा आज भी जमीन पर मौजूद है, जिसका मतलब है कि उन्होंने युद्ध के संचालनात्मक स्तर पर बराबरी की, जिसे मैं अभियान स्तर पर युद्ध जीतना कहता हूं। इसी वजह से भारतीय सेना उस रेखा को मिटा नहीं सकी, और केवल उस रेखा का नाम बदला गया। 1971 के युद्ध के बाद सीज फायर लाइन का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। और दूसरा कारण यह है कि 1991 से पाकिस्तान सेना जम्मू और कश्मीर में प्रॉक्सी युद्ध कर रही है, और इसका कारण बहुत सीधा है कि उन्हें यह विश्वास है कि अगर भारत युद्ध करता है तो उनके पास भारत का मुकाबला करने की क्षमता है। भारत विश्वसनीय पारंपरिक क्षमताएं विकसित नहीं कर पाया है, और उन्हें लगता है कि वे भारतीयों के बराबर हैं, और यह साबित भी हो चुका है क्योंकि वे प्रॉक्सी युद्ध जारी रखे हुए हैं। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर होते देखा, और ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार हमने देखा कि, जिसे मैं एक मोर्चा एकीकृत युद्ध कहता हूं, जहां पीएलआई ने पाकिस्तान सेना का पूरी तरह से समर्थन किया, अपनी गैर घातक क्षमताओं और अन्य क्षमताओं के साथ, बिना अपना हाथ दिखाए। तो हमने यह देखा, और तुरंत ही जो पाकिस्तानियों ने किया है वह यह है कि सिंदूर के बाद उन्होंने एक बड़ा संरचनात्मक सुधार किया है, और यही मैं कहता हूं कि यह उनके पीएलआई के साथ करीबी संपर्क के कारण हुआ है। उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के तहत एक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, एक रॉकेट फोर्स कमांड स्थापित की है। और मैंने कहा था, जब यह बनाया गया था, दरअसल मैंने इस पर एक वीडियो भी किया था, मैंने कहा था अब युद्ध के संचालन स्तर की अवधारणा जीवित हो गई है। यह पाकिस्तान की सेना में 2 कारणों से स्थापित किया गया है। पहला, हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रदर्शन देखा, जहां उन्होंने अपने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस दिखाए, जो कि युद्ध के संचालन स्तर पर था, न कि केवल डॉग फाइट्स करने के बजाय। और अब उन्होंने इसे बनाया, इसे खड़ा किया, तो मैंने कहा ये दोनों संस्थाएं, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, जिनके पास अपनी मिसाइलें होंगी, वे युद्ध के संचालन स्तर पर काम करेंगी। और यही युद्ध का निर्णायक स्तर है। और कुछ हफ्तों बाद, दरअसल कुछ महीनों बाद, मैंने उनके एक बहुत ही प्रमुख जनरल, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई का एक आकलन या व्याख्यान सुना। अब जनरल किदवई ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा
कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड यह पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच एक स्तर बना रही है और उन्होंने कहा कि इस आर्मी कमांड के पास केवल पारंपरिक मिसाइलें ही होंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले किस बारे में बात कर रहा था कि आप एक परत बनाते हैं, आप बीच में एक स्तर बनाते हैं और वही है संचालन स्तर का युद्ध। और ऐसा ही है, ये हो चुका है। जनरल किदवई ने इसकी पुष्टि की है कि हाँ, ये किया जा चुका है। अब इसके साथ ही हमें यह भी पता है कि वे समुद्र आधारित प्रतिरोधक क्षमता की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं और हमें पता है कि उन्होंने SLBM बाबर 3 का परीक्षण किया है और यह पहली बार 2017 में परीक्षण किया गया था, फिर 2018 में परीक्षण हुआ और अब इसे हांगोर पनडुब्बियों के साथ एकीकृत किया जाना है जो वे चीन से प्राप्त कर रहे हैं। तो उन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन यह किस चीज का परीक्षण है, ये किसका परीक्षण है? यहां कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया गया है। यह बाबर 3 मिसाइल का परीक्षण है जो परमाणु वॉरहेड ले जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे रूसियों ने किया है और वैसे ही जैसे चीनियों ने किया है। 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि वे हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण समान आधार पर शुरू करें क्योंकि अन्य देश अपने कार्यक्रमों का परीक्षण कर रहे हैं। बाद में एक चैनल से बात करते हुए ट्रंप ने उन देशों के नाम भी बताए जो परीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वे देश हैं रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। जब अमेरिका का राष्ट्रपति परमाणु परीक्षण की बात करता है तो पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है और चूंकि उन्होंने 3 देशों रूस, चीन और पाकिस्तान का उल्लेख किया है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं ट्रंप द्वारा परमाणु परीक्षण पर कही गई बातों को कुछ संदर्भ में रख सकूं। अब जब हम परमाणु परीक्षण या परमाणु मुद्दों की बात करते हैं तो हम मूल सिद्धांतों, बुनियादी बातों पर लौटते हैं और हमें पता है कि परमाणु विचारधारा का अधिकतम विकास शीत युद्ध के दौरान हुआ क्योंकि यही वह समय था जब 2 परमाणु महाशक्तियां थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इस परमाणु विचारधारा से 2 विषय या 2 विचार चुने हैं और इन्हीं पर मैं चर्चा करूंगा। पहला विषय यह है कि मैं पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच के संबंध के बारे में बात करूंगा और फिर मैं परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की अवधारणा के बारे में बात करूंगा जो अमेरिकियों और सोवियतों के बीच भिन्न थी। तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं जो है पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच क्या संबंध है, हमें इसे कैसे समझना चाहिए। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ था और 1950 के दशक तक अमेरिकियों को यह एहसास हो गया था कि सोवियतों के पास पारंपरिक सेनाओं की संख्या बहुत अधिक है जो अमेरिकी सेनाओं से कहीं ज्यादा थी। उनके पास ज्यादा टैंक थे, ज्यादा विमान थे, ज्यादा तोपें थीं, हर चीज की संख्या ज्यादा थी। हालांकि तकनीक के मामले में वे अमेरिकियों के बराबर नहीं थे, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी मात्रा में चीजों की अपनी एक अलग गुणवत्ता होती है। तो यह असंतुलन जो युद्ध के मैदान पर आ गया था उसे ठीक करने की जरूरत थी और अमेरिकियों को पारंपरिक सेनाओं में सोवियतों की बढ़त को संतुलित करना था। तो क्या किया जाए? राष्ट्रपति आइजनहावर को 2 विकल्प दिए गए थे। एक विकल्प यह था कि चलिए सोवियत संघ की पारंपरिक क्षमताओं की बराबरी करें। उन्होंने इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया। दूसरा विकल्प पूरी तरह से अलग था जिसे उस समय के अमेरिकी रणनीतिकारों ने सोचा था और वह यह था कि जब बात बड़ी बमों की आती है यानी रणनीतिक परमाणु हथियारों की जो शहरों को मिटा सकते हैं, तो अमेरिका के पास सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक संख्या में ऐसे हथियार थे। अब यह हकीकत थी और इसलिए अमेरिकी रणनीतिकारों ने सुझाव दिया कि चलिए युद्ध के मैदान में सामरिक परमाणु हथियारों को पेश करते हैं। सामरिक परमाणु हथियार वे हथियार होते हैं जिनकी शक्ति कम होती है। पूरा विचार यह था कि ये सामरिक परमाणु हथियार एक ओर तो सोवियत संघ की पारंपरिक सेनाओं के आक्रमण को अग्रिम मोर्चे तक पहुंचने से पहले ही रोक देंगे और दूसरी ओर क्योंकि सोवियत संघ के पास उतने बड़े बम नहीं थे जितने अमेरिकियों के पास थे, सोवियत परमाणु युद्ध में नहीं उतरेंगे क्योंकि यदि तनाव बढ़ा तो वे अमेरिकियों की बड़ी बमों की संख्या की बराबरी नहीं कर पाएंगे। अब यह एक अजीब तर्क था लेकिन किसी भी कारणवश इसे कभी परखा नहीं गया। तो यह थी अमेरिका की पहली ऑफसेट रणनीति जिसमें युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों की शुरुआत की गई थी। इसके बाद हुआ यह कि 1970 के दशक तक अमेरिकियों ने एक बार फिर महसूस किया कि युद्ध के मैदान की स्थिति बदल गई है।
अब सोवियत संघ के पास भी उतने ही बड़े बम थे जितने अमेरिकियों के पास थे, उनके पास भी उतने ही सामरिक परमाणु हथियार थे जितने अमेरिकियों के पास थे, और उनके पास अब भी बड़ी पारंपरिक सेनाएं थीं। लेकिन कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण तकनीकों में अब उनकी पारंपरिक सेनाएं अमेरिकियों के बराबर थीं। तो एक बार फिर उनके पास बढ़त थी और उसे संतुलित करना जरूरी था। और वह पहली ऑफसेट रणनीति अब अपनी भूमिका पूरी कर चुकी थी। दोस्तों, क्या भारत को क्वाड से निकालने की तैयारी में है ट्रंप? बहुत सनसनीखेज खबर है। और सुना एक दूसरे देश पर दांव लगाया जा रहा है और उसको क्वाड में शामिल करने की कुछ हिंट मिल रहे हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी खबर दी है ये। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उनके सो कॉल्ड ग्रुप ने। अब ये नवंबर में क्वाड का समिट भारत में होना था। ट्रंप भारत आने को तैयार नहीं थे। तो एक किस्म से कहा जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये नेक्स्ट ईयर हो, जनवरी से मार्च तक, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन क्या कहते हैं ना कि राजनीति कुछ इस किस्म की है कि जहाँ पर एक व्यक्ति अपना बदला लेने को पूरी तरह से आतुर है। ब्रिटेन के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, हैरोल्ड विल्सन, काफ़ी फेमस थे। उनका कहना था कि राजनीति में एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है। 1 वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। और मुसीबत यह है कि जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके जो अमेरिका 2017 में क्वाड के द्वारा चाइना को काउंटर करने निकला था, अब फिलहाल लगता है कि उसको क्वाड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच बात तो यह है। इस क्वाड के चक्कर में मैं आपको सच बताऊं तो इसको एशिया पैसिफिक कहा जाता था। जी हाँ, पहले एशिया पैसिफिक कहा जाता था। अब क्वाड के लिए उसको इंडो पैसिफिक का नाम दे दिया गया था कि इंडिया को खुश किया जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या जिनपिंग, जिस क्वाड को अपने खिलाफ मानता है, अब क्या सो कॉल्ड ट्रंप साहब इंडिया को इस क्वाड से बाहर करना चाहते हैं? लगता है, और सॉलिडली। जी हाँ। तो वो कौन सा देश है जिसको शामिल करना चाहते हैं? वो देश है फिलीपाइंस। जी हाँ, फिलीपाइंस, जिसको इंडिया भी काफ़ी हथियार वगैरह देता रहता है। बाइडेन के समय काफ़ी कुछ हुआ एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन अब भारत के ऊपर जैसे कि काफ़ी 50% का जो सो कॉल्ड ड्यूटी टैरिफ लगाई हुई है, ड्यूटी लगाई हुई हैं, और पाकिस्तान का तो पूरी तरह से वेलकम होता है वहाँ पर। तो इंडिया और अमेरिका के संबंध तो बिगड़ चुके हैं। और सुशांत सरीन, जो कि एक स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप भूल जाइए कि इंडिया अमेरिका भी एक हो सकते हैं। उनके संबंध अब रिपेयर के बाहर हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब एक इंडिकेशंस मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, और इंडिकेशन ये हैं कि आपकी अब इस क्वाड में कोई जगह नहीं है। और मुसीबत यह है कि अभी हाल ही में 1 नवंबर को कुआलालंपुर में जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस के डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात हुई है अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से। तो ये जो मुलाकात हुई है इसके काफ़ी मायने हैं। ये तो क्वाड की जगह आ गई सारी बातें। और जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किए गए उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्वाड की मीटिंग के बाद कही जाती थी। जैसे इन नेताओं ने साउथ चाइना सी में चाइना की कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा जो सी रूट्स हैं उनकी आज़ादी, इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट और फ्री सो कॉल्ड एशिया पैसिफिक जैसी बातें की गई। इसके अलावा उन्होंने एक इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन काउंसिल बनाने, जी हाँ, चीफ ऑफ इंडो पैसिफिक चीफ ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन काउंसिल बनाने, और 2026 में फिलीपाइंस में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बालिकातन 2026 अनाउंस कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्वाड खत्म हो गया है और उसकी जगह फिलीपाइंस ले चुका है? क्योंकि सेम स्टेटमेंट्स, सेम चीज़ें, सब कुछ सेम है, बस इंडिया की जगह फिलीपाइंस है। मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा हो रहा है और ये डिसीजन जैसे कि हो चुका है, तो भाई फिर यहाँ से तो पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ से चीज़ें मुझे लगता है कि भारत के लिए और मुश्किल की घड़ी पैदा करने वाली हैं, क्योंकि ट्रंप भारत में आएंगे क्वाड के लिए, ये तो अब मुझे लगता है बातचीत का सिलसिला ही खत्म हो गया है।
पाकिस्तान की ख़तरनाक जंगी सलाहियतें, सवीद टेक्नोलॉजी का राज, संदूर 2 रॉकेट फोर्स भारत के लिए बड़ा धचका। परवीन सुहानी का ईरान कुन बयान, खित्ते की ताकत बदल गई। पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। परवीन सुहानी के एक और बड़े बयान ने भारत में खलबली मचा दी। आज के लिए इतने, मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।